सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास 10 जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टॉपिक है क्रेडिट सक्सेस सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव बैंक्स पैक्स एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई एंड रजिस्ट्रार ऑन इट। थ्योरी जो है इस लेक्चर की थ्योरी जो है इस टॉपिक की वो कल के वीडियो में जो है अपलोड हो चुकी है। आज जो है हम इसके एमसीक्यूएस जो है इंपॉर्टेंट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु मैनेजेस द रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं यानी यूसीबीज जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटी को जो है वो कौन देखता है। ठीक है, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी मैनेजमेंट जो है उसको कौन देखता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। तो आंसर जो है इसका वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आरसीएस। आरसीएस मतलब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तो आरबीआई देखती है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन मैनेजमेंट वगैरह होती है उसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देखता है। तो आंसर जो है इसका वो रहेगा सी, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्वेश्चन सेकंड जो है विच ऑफ दीज आर द लोएस्ट रंग इन द रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो लोएस्ट रंग जो है यानी लोएस्ट टीयर अगर हम बात करें तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो कल हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा था बैंकिंग का, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर है उसका जो लोएस्ट रैंक जो है, लोएस्ट रंग जो है यानी लोएस्ट टीयर जो है इनमें से वो कौन सा है। ऑप्शन है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, पैक्स और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इन सब में जो है स्टेट लेवल पर जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहता है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये रहता है, ये शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है ये स्टेट लेवल में रहता है। इसके नीचे प्रोविजनल जो है वो प्रोविजनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पैक्स, दैट इज सी। पैक्स जो है वो लोएस्ट टीयर जो है इन सब में से वो माना जाता है, जैसा ये कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो पैक्स को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन जो है वो कौन करता है, यानी डीडीसीज जो हैं, सॉरी डीसीबीज जो हैं उनकी रेगुलेशन रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट कौन करता है। तो इसका आंसर जो है वो आरबीआई आएगा, दैट इज़ और ऑप्शन वन जो है आरबीआई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग वगैरह यानी वो कैसे काम करेंगे, उनको क्या सीआर कितना मेंटेन रखना है उनको, सिंपल में कहें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इनके फंक्शन की बात करें तो उसकी बात हो रही है। तो आरबीआई जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर है व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाज प्रोमलगेटेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रेगुलेशन के लिए जो पहला कानून जो था, पहला लॉ जो लाया था वो कौन सा था। तो बिल्कुल जो अगर आप अच्छा देखेंगे वैसे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे लॉज जो हैं अलग अलग स्टेट में लाया गया था, लेकिन एक नेशनल लेवल पर जो था वो लॉ सबसे पहला जो लाया गया था कोऑपरेटिव्स को लेकर वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1904। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा 1904। ठीक है, 1904 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये पहला एक्ट था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, वो भी नेशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि अब इसी को कैरी ऑन करते हैं कि जो 1904 का रेगुलेशन एक्ट था उसके अंदर जो पहली सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ कांजीपुरम। ठीक है, तो कांजीपुरम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो कि सबसे पहली सोसाइटी थी जो कि 1904 के जो एक्ट सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर हुई थी। एक हमने पिछली जब वीडियोस देखी थी उसमें हमने इलाहाबाद का भी पढ़ा था कि इलाहाबाद भी जो है ये इलाहाबाद पहली जो थी, इलाहाबाद से पहली सोसाइटी थी जो कि 1912 के एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई थी, वो पहली वाली। ठीक है, तो 1904 का एक्ट था उसके अंदर जो पहली सोसाइटी रजिस्टर हुई थी वो कांजीपुरम की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और 1912 के एक्ट के अंदर जो पहली सोसाइटी रजिस्टर हुई थी वो इलाहाबाद की थी। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इलाहाबाद वाला हमने पहले भी जो है एमसीक्यूएस में पढ़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच ईयर, देखिए अब कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ा है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, आरआरबीज जो हैं, ये भी गांव में रूरल क्रेडिट में काफ़ी अच्छी योगदान देते हैं। इसके बारे में क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था तो हमने थ्योरी में भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके खिलाफ जो दो इसके इस टॉपिक के रिलेटेड जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी जो है शायद आपको कहीं ना कहीं देखने को क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर। तो आल दो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम जो है इसके ऊपर, क्योंकि अब हाथ चले लग रहा है मौका, तो हम इसको भी, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 वो भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, आरआरबी एक्ट जो है ये कब पास हुआ। तो इसका आंसर जो है वो आपका वो है 1976। ठीक है, तो 1976 में ये एक्ट पास होता है। नाबार्ड एक्ट से पहले ये एक्ट पास होता है। और 1951 की बात करोगे तो 1981 में नाबार्ड एक्ट जो है वो पास होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो 1981 में नाबार्ड एक्ट होता है पास, और 1976 में आरआरबी एक्ट जो है ये पास होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरआरबी का ही है कि आरआरबी जो बैंक रहते हैं इसमें स्पॉन्सर बैंक जो है इसका कितना शेयर रहता है। देखिए, जो आरआरबी बनते हैं उसमें 3 शेयर होल्डर रहते हैं। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, एक आपकी रहती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, और एक रहता है स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है। एसबीआई जो है वो सबसे बड़ा स्पॉन्सर बैंक है जो आरआरबी को स्पॉन्सर करता है। काफ़ी मतलब जितने नंबर ऑफ़ आरआरबी हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आरआरबी को एसबीआई जो है हमारा स्टेट को बैंक ऑफ इंडिया वो स्पॉन्सर करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो स्पॉन्सर बैंक है इसका कितना शेयर रहता है आरआरबी में। तो देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है इसका शेयर जो है आरआरबी में वो 50% रहता है। ठीक है, यानी 50% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है इसका शेयर जो है बेटा वो 15% रहता है। ठीक है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का एंड 50, ठीक है, तो 50% रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, और जितना बच गया वो स्पॉन्सर बैंक का रहता है। यानी 35% जो है वो स्पॉन्सर बैंक का शेयर रहता है। ठीक है, तो आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 35%। और 50% सेंट्रल बैंक का याद रखिएगा, और 15% जो है ये स्टेट बैंक का रहता है। ये याद रखिएगा, हर आरआरबी के अंदर यही जो है शेयर होल्डिंग रहती है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है वो याद रखिएगा, एसबीआई है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट आरआरबी टू बी सेट अप इन इंडिया। अब 1976 में जब एक्ट पास होता है आरआरबी का, उसके बाद इंडिया में बनने वाली पहली आरआरबी यानी पहला रीजनल रूरल बैंक जो है वो कौन सा होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो आंसर इसका बिल्कुल, अगर आपको हिंदी आती है, फर्स्ट मीन्स प्रथम, तो इसका ये कोड वर्ड याद रखिएगा, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। तो फर्स्ट बैंक आरआरबी पूछा है तो उसका नाम है प्रथम। ठीक है, ये एक कोड वर्ड है, प्लीज़ याद रखिएगा। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा, जो दूसरे लैंग्वेज में पढ़े हैं तो शायद उनको ना भी पता हो, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट मीन्स प्रथम। हिंदी में फर्स्ट को प्रथम बोलते हैं, और पहला आरआरबी जो है उसका नाम भी प्रथम था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आरआरबी के जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो हमने जो शॉर्ट टर्म पढ़े थे उसके नाम तो आपको याद होंगे ही, आपको बताना इनमें से शॉर्ट टर्म कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करोगे तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी शॉर्ट टर्म होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ये भी शॉर्ट टर्म होती हैं। तो ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ये जो हैं ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। आखिरी क्वेश्चन जो आज का वो है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो रहते हैं उनकी लाइबिलिटी किस तरह की होती है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था अच्छी तरीके से, कमर्शियल बैंक्स की लाइबिलिटी भी देखा था कैसा है, कोऑपरेटिव बैंक्स की लाइबिलिटी भी देखी थी कैसी है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है, यानी इनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कल को अगर कोई भी लॉस होगा तो उसकी फुल कॉम्पनसेशन इनको देनी पड़ेगी, चाहे वो फिर एसेट बेच कर देनी पड़े या अपने घर बार बेच कर देनी पड़े, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। 10 सवाल ये थे। आपका आखिरी लेक्चर बचता है वो आपको इसी वीक में जो है मिल जाएगा, जो कल वीक स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको ये मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस हफ्ते में हम कोऑपरेटिव का पोर्शन जो है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कुछ करना होगा तो करेंगे।
फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही है। बने रहेगा मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ। थैंक यू।